हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल क्विक नॉलेज में। कंप्लीट झारखंड जीके वीडियो सीरीज का यह 5वां वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम झारखंड में हुए जनजातीय विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। इस सीरीज के पहले के वीडियो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लें, क्योंकि ये वीडियो झारखंड के विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्नों को देखते हुए बनाया गया है। एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल में जनरल साइंस का भी एक वीडियो सीरीज चल रहा है, जो जेएसएससी, सीजीएल और अन्य कई एग्जामों के लिए भी काफ़ी बेनिफिट होगा। और अगर आप जेटेट के स्टूडेंट हैं तो उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई है, जिसमें जेटेट का सिलेबस और तैयारी के लिए स्ट्रेटजी बताई गई है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाभ उठाएं। तो अब इस सीरीज़ की बात करते हैं। इस सीरीज़ के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश कैसे हुआ और अंग्रेज़ों के आने से झारखंड पर क्या प्रभाव पड़ा। लेकिन आज हम जानेंगे कि आदिवासियों द्वारा झारखंड में अंग्रेज़ों के खिलाफ कौन कौन से विद्रोह किए गए। जनजातीय विद्रोह से एग्जाम में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि 2 से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की बात करें तो झारखंड के विभिन्न वर्गों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया गया था। लेकिन झारखंड एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है और यहाँ आदिवासियों की एक बड़ी संख्या है, इसलिए आदिवासी विद्रोह, जिसे हम जनजातीय विद्रोह भी कहते हैं, का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन जनजातीय विद्रोह को जानने से पहले हम इसके कारण को जानेंगे कि क्यों आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए। कारण को हम 4 प्रमुख भागों में बांटकर देखेंगे, जिसमें है पहला है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में भी कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आदिवासियों ने विद्रोह किया। जैसे कि पहला है अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों के आंतरिक स्वायत्तता, यानी कि स्वशासित समाज और उनके प्रदेशों पर अधिकार स्थापित करना, जो इससे पहले किसी शासक द्वारा नहीं किया गया था। दूसरा है आदिवासियों के मुखियाओं पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करना। तीसरा है कि ब्रिटिश प्रांतों के लिए जो कानून बनाए गए थे उसे आदिवासी प्रदेशों में भी लागू किया गया था। इससे आदिवासियों में काफ़ी रोष फैला था। अगला कारण यह है कि झारखंड के अनेक राजाओं और जमींदारों को उनके प्रभाव क्षेत्र से हटा दिया गया था, जिससे राजाओं और जमींदारों में बड़ा असंतोष फैला, जिससे इन्होंने आदिवासियों को अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काना शुरू कर दिया था। साथ ही अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा शोषण किया जाना भी राजनीतिक कारणों में से एक था। अगला प्रमुख कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण की बात करें तो सबसे प्रमुख था अस्थायी बंदोबस्त और 1870 का वन कानून, क्योंकि आदिवासी स्थानांतरित खेती करते थे, यानी प्रत्येक वर्ष एक नई भूमि को चुनकर खेती करना। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बना अस्थायी बंदोबस्त लागू होने से अब आदिवासियों को जमीन के एक ही टुकड़े पर खेती करना पड़ रहा था और इनसे लगान भी लिया जाने लगा, जिससे ये जमींदारों के चंगुल में फंस गए थे। और जैसा कि हम जानते हैं, प्राचीन काल से ही आदिवासी जंगलों से फल फूल, जड़ी बूटी, लकड़ी आदि प्राप्त करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। लेकिन वन कानून के बनने से अब ये पहले की तरह जंगलों से फल फूल, जड़ी बूटी, लकड़ी आदि नहीं ला सकते थे। इससे ये अपने जीवन निर्वाह के सबसे प्रमुख साधन से वंचित हो गए थे। साथ ही इनको जमींदारों, ठेकेदारों, साहूकारों, व्यापारियों द्वारा शोषण भी किया जाने लगा। इससे आदिवासी तंग आकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने को मजबूर हो गए थे। तीसरा प्रमुख कारण है सामाजिक कारण। इसमें यह था कि जब विलियम बेंटिक के समय ब्रिटिश सरकार ने जनजातियों की सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कई कानून बनाए, तो इन कानूनों को लागू करने पर जनजातियों ने कड़ा विरोध किया, क्योंकि अब तक आदिवासी अपने मामले खुद तय करते आए थे और अपनी जनजातीय परंपरा के अनुसार अपराधी को दंड देते थे। लेकिन अंग्रेजों ने उनके इन अधिकारों को छीनने का प्रयास किया। सामाजिक कारण में एक यह भी था कि दीकुओं और आदिवासियों में सामाजिक अलगाव देखने को मिला। यहाँ दीकू का मतलब गैर झारखंडियों से है, क्योंकि आदिवासी गैर झारखंडियों को दीकू बोलते थे, यानी कि परेशान करने वाले। तो दीकू आदिवासियों को अपने से हीन समझते थे और उनसे दूरी बनाए रखते थे। इस सामाजिक अलगाव का भी काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ा था।
अब अगला है चौथा और लास्ट प्रमुख कारण, धार्मिक कारण। धार्मिक कारण में देखें तो ईसाई धर्म प्रचारकों ने विपत्तियों के समय आदिवासियों की बड़ी सेवा की तथा उनमें शिक्षा का प्रसार किया, लेकिन साथ ही ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने जनजातियों की संस्कृति पर प्रहार भी किया। वे प्रायः उनकी पारंपरिक विश्वास प्रणालियों के विरुद्ध बोलते और काम करते थे। इससे आदिवासियों में असंतोष पनपा और उन्होंने विदेशी ढंग के ईसाईयत थोपने के प्रति विरोध किया। तो ये 4 प्रमुख कारण थे जिसकी वजह से आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ समय समय पर कई विद्रोह किए, जिन्हें हम आदिवासी विद्रोह या जनजाति विद्रोह के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ सबसे पहले कौन सा विद्रोह किया। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश सबसे पहले सिंहभूम क्षेत्र से हुआ था, तो उनके खिलाफ प्रथम विद्रोह भी इसी क्षेत्र से हुआ। इस विद्रोह का नाम था ढाल विद्रोह। यह 1767 ईस्वी से 1777 ईस्वी तक चला था, यानी कि 10 साल तक चला। अंग्रेज़ों ने सिंहभूम की दीवानी यानी राजस्व प्रशासन प्राप्त की तो इस क्षेत्र को अपने अधिकार में ले लिया और जगन्नाथ ढाल को हटाकर नीमू ढाल को ढालभूम का राजा बना दिया। इसलिए यहाँ के लोगों ने जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह को ढाल विद्रोह कहा जाता है। विद्रोह का दमन करने के लिए कंपनी ने लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मॉर्गन को भेजा था। यहाँ कंपनी का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से है। तो 1777 में जब कंपनी शासन ने जगन्नाथ ढाल को राजा स्वीकार किया, तब जाकर यह विद्रोह समाप्त हुआ था। ढाल विद्रोह झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह था। अब अगला है चुआर विद्रोह, जो 1769 से 1805 ईस्वी तक चला था। अंग्रेज अधिकारी जंगल महाल के भूमिजों को चुआर कहते थे, इसलिए इनके विद्रोह को चुआर विद्रोह कहा गया। जंगल महल मानभूम क्षेत्र में शामिल था, जो वर्तमान में धनबाद का क्षेत्र है। तो चुआर जंगल साफ करके खेती करते थे, पशु पक्षियों का शिकार करते थे और जंगल में से मिलने वाली वस्तुओं को बेचकर गुजारा करते थे। उनमें से अधिकांश स्थानीय जमींदारों के यहाँ पाइक यानी कि सिपाही का काम करते थे। इन्हें वेतन के बदले जमीन दी जाती थी, जो पाइकान जमीन कहलाती थी। चुआर विद्रोह लगान में वृद्धि, जमीन की नीलामी और अन्य कई आर्थिक मुद्दों को लेकर किया गया था। इस विद्रोह के प्रमुख नेताओं में रघुनाथ महतो, श्याम गंजम, जगन्नाथ पातर, दुर्जन सिंह, मोहन सिंह आदि नेताओं का नाम शामिल है। इस विद्रोह के दौरान रघुनाथ महतो द्वारा दिया गया नारा था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ब्रिटिश सरकार ने समझ लिया था कि पाइकों, किसानों और जमींदारों को कुछ सुविधाएं, जैसे कि पाइकों को उनकी ज़मीन को लौटाना, राजस्व बाकी पड़ जाने पर जमींदारों की ज़मीन की नीलामी पर रोक लगाना, जमींदारों और घटवालों के पुलिस अधिकारों की पुनर्स्थापना करना आदि जैसे सुविधाओं को दिए बगैर इलाके में शांति संभव नहीं हो सकता है। तो फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा इन सब सुविधाओं को दिए जाने के बाद ही चुआर विद्रोह समाप्त हुआ था। अब अगला है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह 1770 ईस्वी से लेकर 1819 ईस्वी के बीच अलग अलग समय में अलग अलग व्यक्तियों के नेतृत्व में हुआ था। सबसे पहले यह विद्रोह 1770-71 में हुआ था, जब पलामू के चेरो शासक चित्रजीत राय और उसका दीवान जयनाथ सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसमें अंग्रेज पलामू की राजगद्दी के दावेदार माने जाने वाले गोपाल राय की ओर से लड़ रहे थे। इसे ही चेरो विद्रोह कहा गया, लेकिन यह पलामू की राजगद्दी पर कब्जा करने की लड़ाई थी। इसमें अंग्रेज कैप्टन जैकब कैमक चेरो विद्रोहियों को हराने और पलामू किला पर कब्जा करने में सफल हुआ था। इसके बाद गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित किया गया। अगला चेरो विद्रोह 1800 से 1802 के दौरान भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। भूखन सिंह का नाम कहीं कहीं भूषण सिंह भी मिलता है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चेरो जनजाति के लोगों से अधिक कर वसूले जाने के कारण यह विद्रोह हुआ था। इस समय कर्नल जोन्स विद्रोह को दबाने का काम किया था और भूखन सिंह को जब 1802 में फांसी दी गई, उसके बाद यह विद्रोह समाप्त हो गया था। 1817 में फिर एक बार जन विद्रोह के रूप में चेरो विद्रोह हुआ था।
इस विद्रोह को चैनपुर के सामंत राम बख्श सिंह और रंका के शिव प्रसाद सिंह ने नेतृत्व प्रदान किया था। अंग्रेजों ने रफसेज के नेतृत्व में इस विद्रोह को दबाने के लिए कुछ जागीरदारों और विद्रोही नेताओं को बंदी बना लिया, लेकिन विद्रोह थम नहीं रहा था। इसलिए मजबूर होकर 1819 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पलामू को अपने सीधे शासन में लेना पड़ा। तब जाकर यह चेरो विद्रोह पूरी तरह से समाप्त हुआ था। अगला विद्रोह है भोगता विद्रोह। भोगता विद्रोह 1770-71 में हुए चेरो विद्रोह जो हम लोग पहले देख चुके हैं, उसी का पूरक घटना माना जाता है, क्योंकि यह विद्रोह 1771 में ही हुआ था और इस विद्रोह का नेतृत्व चेरो राजा चित्रजीत राय का दीवान जयनाथ सिंह ने ही किया था, जो चेरो विद्रोह भी किया था। जयनाथ सिंह एक भोगता सरदार था, इसलिए इस विद्रोह का नाम भोगता विद्रोह पड़ा। चूंकि अंग्रेज सीधे तौर पर जयनाथ सिंह से ही बात करते थे, इसलिए अंग्रेजों ने पलामू किला कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले करने की बात जयनाथ सिंह से की थी और यहीं से यह विद्रोह शुरू हुआ। फिर भी जयनाथ सिंह पलामू किला छोड़ने को तैयार हो गया, लेकिन कुछ शर्त रख दी थी जिसे अंग्रेजों ने मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद लड़ाई छिड़ गई और भोगता और चेरो दोनों ने मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, किंतु भोगता सरदार जयनाथ सिंह पराजित हो गया और अंग्रेजों ने गोपाल राय को पलामू का राजा घोषित कर दिया, जो हम पहले ही चेरो विद्रोह में देख चुके हैं। इस प्रकार यह भोगता विद्रोह समाप्त हो गया। अब अगला विद्रोह है घटवाल विद्रोह। यह विद्रोह 1772-73 में हुआ था। पहाड़ियों के घाटों यानी कि रास्तों से महसूल वसूलने वालों को घटवाल कहा जाता था। तो 1772 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध हजारीबाग, खासकर रामगढ़ राज्य के घटवालों द्वारा किए गए विद्रोह को ही घटवाल विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह अपने राजा के प्रति किए गए अंग्रेजों के दुर्व्यवहार का विरोध था। रामगढ़ नरेश मुकुंद सिंह के राज्य पर जब उसके एक संबंधी तेज सिंह ने अपना अधिकार जताया तो अंग्रेजों ने तेज सिंह का समर्थन कर दिया। मुकुंद सिंह पर अंग्रेज कैप्टन जैकब कैमक और तेज सिंह ने एक साथ हमला बोल दिया, लेकिन बंदी बनाए जाने के डर से मुकुंद सिंह भाग गया। चूँकि घटवाल मुकुंद सिंह के वफादार रैयत थे, इसलिए उन्होंने विद्रोह कर दिया। घटवालों का संगठन देखकर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, लेकिन अंग्रेजों द्वारा समझाने पर वे शांत हो गए। घटवालों और रैयतों को जब यह लगा कि मुकुंद सिंह अब किसी भी कीमत पर फिर से राजा नहीं बन सकता है, तो वे भी उसका साथ छोड़ दिए। इस प्रकार यह विरोध बिना किसी कोई विस्फोट स्थिति उत्पन्न किए ही समाप्त हो गया। अब अगला विद्रोह है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया विद्रोह 1772 से 1782 के दौरान अलग अलग कारणों को लेकर अलग अलग समय में संथाल परगना के पहाड़िया जनजातियों द्वारा किया गया था, इसलिए इस विद्रोह का नाम पहाड़िया विद्रोह पड़ा। पहाड़िया जनजाति में माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया आते हैं। ये दोनों आदिम जनजाति की श्रेणी में भी आते हैं। तो चलिए देखते हैं पहाड़िया विद्रोह कब कब हुआ था। 1772 ईस्वी में यह विद्रोह तब शुरू हुआ था जब पहाड़िया जनजाति के प्रधान की हत्या मनसबदारों ने कर दी थी, जबकि पहाड़िया जनजाति के लोग राजमहल क्षेत्र में मनसबदारों के ही अधीन थे और मनसबदारों से उनके अच्छे संबंध भी थे। 1778 में फिर से यह आंदोलन जगन्नाथ देव के नेतृत्व में शुरू हुआ था, लेकिन इसका कारण अलग था। जगन्नाथ देव ने पहाड़िया जनजाति को अंग्रेजों द्वारा दिए गए नकदी भत्ता को साजिश करार देते हुए उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करने का प्रयास किया था। अंग्रेजी सरकार के क्लीवलैंड द्वारा पहाड़िया जनजाति के लोगों को विश्वास में लेने के लिए इस प्रकार का नकदी भत्ता देने की घोषणा की गई थी। 1781-82 में फिर से एक बार यह विद्रोह महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इस समय विद्रोह का मूल कारण अंग्रेजों द्वारा पहाड़िया जनजाति की भूमि को दामिने कोह नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित किया जाना था। दामिने कोह संताल परगना का एक महत्वपूर्ण भाग था, जिसमें राजमहल, पाकुड़, गोड्डा और दुमका के कुछ हिस्से शामिल थे। इस प्रकार पहाड़िया विद्रोह अलग अलग समय में अलग अलग कारणों से हुआ था। अब अगला विद्रोह है तमाड़ विद्रोह। 1782 से 1821 ईस्वी के दौरान छोटा नागपुर के तमाड़ को मुख्य केंद्र बनाकर मुंडा आदिवासियों द्वारा किया गया विद्रोह तमाड़ विद्रोह कहलाता है। अंग्रेजों द्वारा बाहरी लोगों को सह देने की नीति और नागवंशी शासकों का अत्याचार इस विद्रोह का मूल कारण था।
तमाड़ विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातियों द्वारा लड़ा गया सबसे लंबा और बृहद विद्रोह माना जाता है। तो चलिए देखते हैं कब कब यह विद्रोह हुआ था। सबसे पहले यह विद्रोह 1782-83 में मुंडाओं के एक समूह द्वारा किया गया था। फिर 1789 में यह विद्रोह विष्णु मानकी और मौजी मानकी के नेतृत्व में हुआ। फिर इसके बाद 1794 से 98 तक यह विद्रोह भोलानाथ सिंह, विश्वनाथ सिंह आदि नेताओं के नेतृत्व में किया गया। एक बार फिर 1807-8 में यह विद्रोह दुखन शाही मुंडा के नेतृत्व में हुआ था। फिर इसके बाद 1810-12 के दौरान बख्तर शाह के नेतृत्व में यह विद्रोह किया गया। और सबसे लास्ट में 1819 से 21 तक दौलत राय मुंडा, शंकर मानकी, रुदन मुंडा, कुंटा मुंडा आदि नेताओं के नेतृत्व में यह विद्रोह किया गया था। लेकिन 1820 में रुदन मुंडा और 1821 में कुंटा मुंडा के गिरफ्तार होने के साथ तमाड़ विद्रोह पूरी तरह से समाप्त हो गया था। तो फ्रेंड्स, जनजातीय विद्रोह में आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। अभी भी बहुत से विद्रोह आगे हमें पढ़ना है, जैसे कि तिलका आंदोलन, कोल विद्रोह, हो विद्रोह और सबसे महत्वपूर्ण बिरसा आंदोलन। इन सब विद्रोह से एग्जाम में प्रश्न रहते ही हैं, इसलिए आगे के वीडियो में हम इन विद्रोह को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। तो आगे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।